एक प्राइवेट ऑब्जर्वेशन रूम में मू डोंगजी और एक ऊंचे ओहदे वाली महिला मिलिट्री ऑफिसर मॉनिटर पर चल रही घटनाओं को देख रही हैं। मू डोंगजी इस टेस्ट की आलोचना करती हैं, कहती हैं कि छात्रों के सामने एक ऐसे रोबोट को रखना जिसमें पीक ऑर्डिनरी रैंक 8 जितनी ताकत हो, इसका मतलब है कि ये टेस्ट उन्हें फेल करने के लिए ही बनाया गया है। वो ऑफिसर जो नानजियांग प्रांत के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमांडर याओ म्यूलिंग है, शांति से अपनी चाय की चुस्की लेती हैं और समझाती हैं कि ये छात्र अभी जवान है और उनमें बहुत घमंड है। उनका मानना है कि शुरुआत में ही इनका घमंड तोड़ना जरूरी है, ताकि बाद में जब इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाए तो वे इसे आसानी से अपना सकें। जैसे जैसे वे देख रही होती हैं, याओ म्यूलिंग एक हैंडसम नौजवान की तरफ इशारा करती हैं जो ब्लड टेम्परिंग आर्ट का अभ्यास कर रहा होता है। मो डोंगजी उसे बस एक बच्चा कहकर टाल देती हैं, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब वे देखती हैं कि लिंजी चेन ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो रोबोट पूरी तरह से तबाह हो गया। दोनों औरतें पूरी तरह से हैरान और अविश्वास में डूबी हुई अवाक रह जाती हैं। इसके कुछ ही देर बाद उस हारे हुए रोबोट का बिना सिर वाला शरीर छत से टूटकर नीचे टेस्टिंग रूम में आ गिरता है। मो डोंगजी और कमांडर याओ म्यूलिंग नीचे उतरकर लिंजी चेन और उसकी टीम का सामना करने जाती हैं। कमांडर तुरंत उससे सवाल करती हैं कि वो ऑर्डिनरी रैंक 9 जितनी ताकत कैसे दिखा पाया, जबकि उसका बायोलॉजिकल लेवल सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 का है। लिंजी चेन आधा सच बताता है। वो दावा करता है कि उसकी अपनी अंदरूनी ताकत और ब्लड टेम्परिंग आर्ट से मिली जोरदार ताकत के मेल से ही वो ऐसा कमाल कर पाया। मो डोंगजी को मन ही मन शक होता है कि सिर्फ उस आर्ट से इतनी ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। वो अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे स्कैन करने और उसकी असली ताकत का पता लगाने का फैसला करती है। उसके इरादों को भांपकर लिंजी चेन अपनी असली ताकत छिपाने के लिए अपनी कुदरती कैमोफ्लाज यानी छिपने की काबिलियत को चालू कर लेता है और साथ ही उसकी काबिलियत को परखने के लिए वो भी पलटकर उसे टटोलने का फैसला करता है। लेकिन मो डोंगजी का स्कैन बहुत जोरदार होता है और वो जल्दी ही सच का पता लगा लेती है। लिंजी चेन के पूरे शरीर की पहली टेम्परिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और उसका बायोलॉजिकल लेवल असल में पूरा ऑर्डिनरी रैंक 9 है। उसे एहसास हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। जब कमांडर याओ म्यूलिंग पूछती है कि उसे क्या पता चला, तो मो डोंगजी उसका राज छिपाने का तुरंत फैसला करती है। वो कमांडर को बताती है कि उसका बायोलॉजिकल लेवल सच में सिर्फ आम रैंक 8 का है, लेकिन उसका शरीर चौंकाने वाली हद तक ताकतवर है, इतना कि उसकी तुलना आम रैंक 9 के शुरुआती दौर के जीन फ्यूजर से की जा सकती है। ये सुनकर कमांडर बहुत खुश होता है। वो जोश में अपने हाथ ऊपर उछालती है और कहती है कि शुद्ध रक्त वाले इंसानों के शारीरिक विकास का रास्ता तो अजेय लगता है, और अगर लिंजी चेन सच में बायोलॉजिकल रुकावट को पार कर पाया तो उसका भविष्य असीम होगा। टेस्ट के बाद सभी छात्रों को एक बड़े हथियार घर में इकट्ठा किया जाता है। कमांडर याओ म्यूलिंग बताती हैं कि ये सभी हथियार बी ग्रेड एलॉय से बने हैं। ये इतने मजबूत हैं कि लोहा भी काट सकते हैं और गोलियों का वार भी झेल सकते हैं। वो उन्हें निर्देश देती हैं कि वे सभी अपने लिए एक एक हथियार चुन लें, क्योंकि 10 दिन बाद एक कॉम्बैट एक्सरसाइज होने वाला है। जब बाकी छात्र अपने हथियार चुन रहे होते हैं, तब लिंजी चेन एक तरफ खड़ा रहता है और तय करता है कि वो कोई हथियार नहीं लेगा। उसका तर्क है कि उसका अपना शरीर, जो 3 बार टेम्परिंग से गुजर चुका है, बी ग्रेड एलॉय से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में कोई भी हथियार उसके लिए सिर्फ एक रुकावट ही साबित होगा। कुछ देर बाद कमांडर याओ म्यूलिंग छात्रों के एक समूह के पास जाती है, जिसमें शेन किंगहान और ली मो यू भी शामिल होते हैं, और उनसे पूछकर पक्का करती है कि क्या उन सभी ने अपने हथियार चुन लिए हैं। जब वो देखती है कि लिंजी चेन के हाथ खाली हैं, तो वो उससे इस बारे में पूछती है। लिंजी चेन बड़े शांत भाव से जवाब देता है कि उसे बिना हथियारों के लड़ने की आदत है, इसलिए उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। कमांडर मन ही मन चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि ये होनहार लड़का अब कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया है और इसे एक सबक सिखाने की जरूरत है। फिर वो घोषणा करती है कि अपने नए हथियारों से अच्छी तरह से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें किसी स्पैरिंग मैच में इस्तेमाल किया जाए। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए वो स्पेशली लिंजी चेन को चुनती है और कहती है कि वो उसके खाली हाथों से लड़ने के अंदाज को देखने के लिए उत्सुक है। इसलिए वो सुझाव देती है कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला पहला व्यक्ति लिंजी चेन ही हो। लिंजी चेन बस हामी भर देता है। तभी जाओ युआनजोंग, जिसके हाथ में एक विशाल और
भविष्य की तकनीक से युक्त हल्बर्ट होता है, आगे आता है और खुद को इस लड़ाई के लिए पेश करता है। लिन ज़ीचेन बड़े ही शांत भाव से उसे लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है। ज़ाओ युआनजोंग पूरी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने उस विशाल हथियार को पूरी ताकत से नीचे की ओर वार करते हुए घुमाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि लिन ज़ीचेन वार से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने खाली हाथ से ही हल्बर्ट की धार को पकड़ लेता है और उसे वहीं का वहीं रोक देता है। हल्का सा दबाने पर बी ग्रेड एलॉय ब्लेड पर दरारें फैल गईं और ज़ाओ युआनजोंग हैरानी से देखते रह गए कि कैसे लिन ज़ीचेन की पकड़ में उनका हथियार चूर चूर हो गया। हल्बर्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटे हुए हथियारों के ढेर पर खड़े होकर लिन ज़ीचेन ने बड़े ही शांत अंदाज में पूछा कि अब अगला कौन है। आसपास खड़े छात्र पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वे सोच रहे थे कि कोई इंसान अपने खाली हाथों से बी ग्रेड एलॉय को कैसे तोड़ सकता है। इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद एक नया चैलेंजर सामने आया। मेका गॉड ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम झू जिशी था, एक मजबूत सफेद मैकेनिकल सूट पहने हुए अपने जेट बूट्स की मदद से नीचे उतरी। उसने लिन ज़ीचेन को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उनमें एक एनहांस्ड आर्मर पियर्सिंग बुलेट का सामना करने की हिम्मत है। चिंतित झाक काई ने तुरंत लिन ज़ीचेन को चेतावनी दी कि वे इस चुनौती को स्वीकार न करें और समझाया कि ये चुनौती बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने बताया कि ये गोलियां 10 मीटर की दूरी से भी 10 सेंटीमीटर मोटी ठोस स्टील की प्लेट को आसानी से भेद सकती हैं। इस गंभीर चेतावनी के बावजूद लिन ज़ीचेन ने चुनौती स्वीकार कर ली। लिन ज़ीचेन बिल्कुल भी घबराता नहीं है और शांति से इस बात को मान लेता है। सुरक्षा के लिए झू जिशी कहती है कि वो किसी भी जरूरी अंग पर निशाना नहीं लगाएगी और सुझाव देती है कि वो बस अपनी खुली हथेली से गोली को पकड़ ले। लिन ज़ीचेन मान जाता है। जैसे वो अपनी आर्म कैनन को चालू करती है, वो पूछती है कि क्या वो तैयार है। लिन ज़ीचेन बस अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उससे आगे बढ़ने को कहता है। वो बहुत करीब से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करती है। इस शॉट से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने वाले ये सोचने लगते हैं कि क्या लिन ज़ीचेन का हाथ छेद गया है। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, ये पता चलता है कि झू जिशी का मशीनी हाथ पूरी तरह से टूट गया है। देखने वाले हैरानी से समझते हैं कि लिन ज़ीचेन की हथेली इतनी मजबूत है कि कवच भेदी गोली भी उसे भेद नहीं पाई। रुकी हुई गोली उसके हथियार के अंदर ही फट जाती है, जिससे वो अंदर से ही तबाह हो जाता है और झू जिशी पूरी तरह से सदमे में रह जाती है। दूसरे छात्र जबरदस्त कारनामे को देखकर हैरान रह जाते हैं और जोर से सोचते हैं कि क्या उसके जैसे शुद्ध रक्त वाले इंसान ही असल में इंसानियत का भविष्य है। कमांडर याओ म्यूलिंग के चेहरे पर एक बड़ी और संतुष्ट मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि लिन ज़ीचेन सिर्फ एक बेहतरीन जीनियस ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जीनियस है जो बाकी सब से कहीं आगे है। उसके इस शानदार प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षक अब उसके निजी अभ्यास में कोई दखल नहीं देते। जब दूसरे लोग अपने नए हथियारों का इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं, तब वो अपने खाली समय का इस्तेमाल ब्लड टेम्परिंग की अला पर ध्यान देने में करता है और अपने शरीर को मजबूत बनाने का चौथा चक्र शुरू करता है। कैंप के अगले चरण में खास भविष्य की तकनीक वाले पॉड्स में अभ्यास करना शामिल है, जिन्हें उपयोगकर्ता की क्यूआई, रक्त और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। शेन किंग हान अपने पॉड से थकी हारी बाहर निकलती है, लेकिन उसने अविश्वसनीय नतीजे हासिल किए होते हैं। उसकी क्यूआई और रक्त स्तर 6 की तीव्रता को झेल सकते हैं, जबकि उसकी मानसिक शक्ति एक हैरान करने वाले स्तर 7 तक पहुंच जाती है। एक ऐसा कारनामा जो हर किसी को हैरान कर देता है। जब उसकी बारी आती है तो लिन ज़ीचेन एक पॉड में घुसता है और अपनी सीमाओं का हिसाब लगाता है। वो अंदाजा लगाता है कि उसका शरीर स्तर 11 के पॉड को झेल सकता है, जो एक उन्नत रैंक 2 के विशेषज्ञ के बराबर है। लेकिन किसी को शक ना हो, इसलिए उसने जानबूझकर मशीन को सिर्फ लेवल 8 पर सेट किया। अपनी पूरी ताकत ना लगाने के बावजूद वो इंस्ट्रक्टरों और छात्रों को हैरान करते हुए बाहर निकला। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो लेवल 8 का मेंटल ट्रेनिंग सेशन झेल गया। लिन ज़ीचेन मन ही मन सोचता है कि उसने अपनी असली काबिलियत छिपाकर सही किया। वो रात में बाद में शेन किंग हान के साथ चुपके से ट्रेनिंग रूम में वापस जाने का प्लान बनाता है, ताकि अपनी असली सीमाओं को परख सके। उसे उम्मीद है कि इससे उसे अपने मौजूदा बायोलॉजिकल लेवल का भी ज्यादा साफ अंदाजा मिल जाएगा। इस बीच शंघाई यूनिवर्सिटी के प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोंग युआन लाइब्रेरी में अकेली बैठी है, जिसके चारों ओर किताबों के ढेर लगे हैं। वो मन ही मन शिकायत करती है कि लिन ज़ीचेन और डीन लियू चुआनवू दोनों के बाहर होने की वजह से सारा काम उसे ही करना पड़ रहा है। अचानक पीछे से कोई उसे आवाज देता है, जिससे वो हैरान होकर पीछे मुड़ती है। उसके सामने 9 पूंछों वाली एक राक्षसी लोमड़ी खड़ी होती है। वो ताकतवर जीव सोंग युआन के कंधे पर हाथ रखती है और एक शरारती मुस्कान से पूछती है कि क्या उसे पता है कि लिन ज़ीचेन कहाँ मिलेगा। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।